नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सर्वजीत सिंह। बात करेंगे हिमालय की तलहटी में बसे एक बहुत ही खूबसूरत देश की, जो ये कहता है कि भारत से उसका रोटी बेटी का रिश्ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जो अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे विरोध प्रदर्शनों, उठापटक को जिसने देखा है। और अभी फिलहाल सुशीला कार्की जी को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया गया है, तथा उन्होंने सदन को भंग कर दिया है वहाँ की, और इवन तिथियों की घोषणा भी कर दी है चुनाव की, जो मार्च 2026 में होंगे। बहुत खुशी की बात है कि ये थम गया है ये सब कुछ, लेकिन इसके विस्तृत उस पर जाना बड़ा ज़रूरी होगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब नेपाल की जनता जो है, जो जेन जी का ये आंदोलन कह रहे थे। जेन जी होता क्या है? जेन जी तो वो हैं जो एक खास समय में पैदा हुए लोग होते हैं, एक जनरेशन होती है। जैसे कि 1997 से 2012 के बीच में जो लोग पैदा, वो अपने आप को जेन जी कहते हैं। इसके बाद वाले को अभी फिलहाल जेन अल्फा कहते हैं। ये शुरू हुआ था बेबी बूमर्स से, एक्स मिलेनियल से होता हुआ ये जेन जी होते हुए। तो ये जनरेशन है। ये जनरेशन मेनली 12 से 13 से 28 साल के लोग इसमें थे। तो ये युवा वर्ग था, उसका आंदोलन था। अब ये ट्रिगर कैसे हुआ? ये ट्रिगर हुआ कि पीछे कुछ दिनों पहले केपी शर्मा ओली जी ने इसे बैन कर दिया। बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको, इंक्लूडिंग फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, सब बंद हो गया। अब उन्होंने उसका हवाला दिया था कि ये इसलिए बंद किया गया कि ये दुरुपयोग कर रहे थे ये प्लेटफॉर्म्स, और कुछ टैक्सेस वगैरह की बात थी, और इस तरह के वो विनियमन की बात थी जो हो नहीं पा रही। लेकिन इसको युवा वर्ग ने बहुत गुस्सा पहले से भड़का पड़ा था। भ्रष्टाचार से की बात चल रही थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। नेपोटिज्म की बात करी, नेपो किड्स की बात कर रही थी। जो राजनीतिक उस तरह के लोग थे उनको विशेष जगह और उस तरह के दिया जा रहा था। युवा वर्ग का मोह भंग हो रहा था, नौकरियां नहीं थी, लोग बाहर के देशों में जा रहे थे। आप जानते हैं कि भारत में भी एक बहुत बड़ी आबादी नेपाल के युवाओं की कार्य करती है यहाँ पे। तो इस तरह का एक काफ़ी सारा ऐसा माहौल पहले से चल रहा था, उसको हवा दी ये सोशल मीडिया बैन ने। तो इससे ये आंदोलन शुरू हो गया। अब इस आंदोलन में दो बड़े खास बातें थी। एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। जबकि ये बैन हो चुका था, इसके बावजूद भी अन्य माध्यमों से करके इस आंदोलन को छोटे छोटे समूहों में चलाया गया। जेनजी ग्रुप ने जो चलाया, इसमें एक हीरो की तरह बालेन शाह उभर के निकले, जो सिर्फ 35 वर्ष के युवा हैं, मेयर रह चुके हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है बात और चर्चा हुई। हालांकि कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन उन्होंने खुद सुशीला कार्की जी को सपोर्ट किया। और आपको बताऊं कि ये आंदोलन जिस तरह से ट्रिगर हुआ सोशल मीडिया के बैन, वो इस आंदोलन में इवन यहाँ अंतरिम प्रधानमंत्री का चुनाव भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो वर्चुअल सभा होती है उस पर, या उसके माध्यम से जो कम्युनिटीज़ बनती हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी नाम है उसका, उसके ही माध्यम से, सोचिए कितना बड़ा सोशल मीडिया का रोल है कि वहाँ से ही अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। चलिए बात करते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री की। अंतरिम प्रधानमंत्री जो बनी है सुशीला कार्की जी, उनका भारत से जुड़ाव है। वो बीएचयू से पढ़ी हुई हैं। वो पहली जो है महिला पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं वहाँ की, और अब पहली अंतरिम प्रधानमंत्री भी नेपाल की बन गई हैं। और सुशीला कार्की जी का जन सहयोग काफ़ी उनको मिलता है। उनकी बड़ी ईमानदार छवि है, बहुत साफ वक्ता रही हैं। वकील से होके वो जज हुई और सुप्रीम कोर्ट की। और फिर क्या हुआ कि अब इसलिए एक बार इन पे महाभियोग भी लगा था। तो महाभियोग जो लगा था, इसमें भी जनता का इनको बहुत सहयोग मिला था। निलंबन हुआ था, लेकिन बाद में सदन में कार्रवाई जनता के विरोध के कारण रोकनी पड़ी। तो काफ़ी स्पष्ट वक्ता हैं, काफ़ी ईमानदार हैं। तो ये अब तक अंतरिम प्रधानमंत्री का मतलब है, जब तक कि अब चुनाव नहीं हो जाते और लोकतंत्र की स्थापना वैसे नहीं, तब तक ये अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगी। अब देखिए कि दो धड़े हैं उसमें, जो है एक माओवाद की तरफ होता है, एक वो राजशाही की तरफ होता है। अभी भी बहुत सारा वर्ग है जो असंतुष्ट है, जिन्हें पता नहीं है, कंफ्यूज है कि उसे क्या करना है, आगे ये कैसे करवटें लेता है। देखिए पीछे बहुत सारे आंदोलन हुए जिसमें दीवारों पे गालियां और सारी चीज़ें, और वो, पर कभी राजशाही के विरुद्ध कोई गाली या कोई और है, या उसके जो राजशाही का जो रॉयल पैलेस है, तो नारायण हिती कहते हैं जिसको, वो उस पर भी कोई कहीं कुछ नहीं हुआ। संसद के उसके भवन को जलाया गया, बहुत सारी चीज़ें। कुछ युवा बहुत अफसोस करते हुए भी दिखे कि हमने संपत्ति का नुकसान कर दिया, पर अब इस ऊर्जा में होता चला गया। पर अब उन्हें अफसोस है कि इसे बनाने में बड़ा मुश्किल होगा। और कुछ युवा ये भी कहते हुए नजर आए कि हमारे आंदोलन को हाईजैक कर लिया कुछ इस तरह के लोगों ने, जो इसमें आ गए, और अन्य लोगों ने। तो ऐसा होता है,
कि आंदोलन शुरू होता है उसमें कुछ और तत्व भी हो जाते हैं, लेकिन ये सुखद बात है कि फाइनली जो है अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गई, चुनावों की घोषणा कर दी गई। अब 2008 से गणतंत्र बना नेपाल, 2008 से बन गए, 13 तो प्रधानमंत्री बदल लिए, अब ये 14वीं लगभग प्रधानमंत्री। तो अस्थिर, राजनीतिक अस्थिरता है। तो अब ये थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि राजनीतिक। एक अच्छी बात और है, भारत चाइना की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया है बहुत विपरीत, और भारत की भी बड़ी सधी संतुलित प्रतिक्रिया रही और सब कुछ शांत हो गया है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, क्या राजनीतिक स्थिरता आती है। बहुत शांत, सुंदर, अच्छा सा देश है, अपना पड़ोसी है। तो अब देखते हैं कि इसकी यहाँ पे शांति रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चारों तरफ अशांति फैली हुई। बांग्लादेश, म्यांमार उदाहरण दे दी, पाकिस्तान, सारा अफगानिस्तान, कहीं कुछ भी, श्रीलंका अपने उलटफेर देखे, और सब तरह से तो चारों तरफ अशांति का माहौल है। ऐसे में नेपाल का शांत होना हमारे लिए सुखद है।